नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने भारत के राष्ट्रपति लिया है और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक जितने भी राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं, किसी भी एग्जाम में अगर वो आए हैं तो मैंने यहाँ वो कवर किए हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो एक एक चीज़ आप ध्यान से रखते चलेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यहाँ निर्वाचन की बात करिए, यहाँ आपको समझना होगा कि आर्टिकल 52 इसने तो ये कहा है कि राष्ट्रपति होगा, कि भारत का कोई एक राष्ट्रपति होगा, इसने कही है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। परंतु आर्टिकल 54 जो है इसमें आर्टिकल के निर्वाचन की बात कही है कि राष्ट्रपति तो होगा, हमने बात मान ली, पर राष्ट्रपति होगा कैसा। तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, क्योंकि बहुत से देशों में राष्ट्रपति को निर्वाचित नहीं किया जाता। जैसे इंग्लैंड का एग्जाम्पल देख लो, वहाँ वंशानुगत चल रहा है, जापान में वंशानुगत चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ निर्वाचन की जरूरत नहीं। तो आर्टिकल अगर ये पूछे राष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो 52 में दिया गया है। और अगर आर्टिकल का निर्वाचन पूछे तो कौन से में, आर्टिकल 54 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी मैंने आपको बताया, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति को बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल स्थानांतरित संक्रमणीय प्रणाली के तहत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, एकल संक्रमण प्रणाली के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 55। जी हाँ, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, बात समझ में आ रही है कि चुनाव तो आप भाई 54 में तो कह दी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, पर उसमें होगा कैसे ये बताया गया है, किसमें ये बताया गया है 55 में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और किस तरह से होगा, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित प्रणाली। बात समझ में आ रही है। अब ये राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। प्रत्यक्ष वो होता है जिसे आप जनता वोट डालती है, केवल आम जनता वोट डालती है। बात समझ में आ रही है कि आम जनता उसे वोट डालती है, ऐसा नहीं सांसद विधायक ने डालते, उसमें सभी लोग मिलकर डालते हैं, मतलब जनता वोट डालती है। परंतु जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें जनता वोट ना डालकर जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं, जो जनता द्वारा चुन लिए जाते हैं, वे किसी और को चुनते हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बात समझ में आई है। प्रत्यक्ष में सीधे वोट डालना, अप्रत्यक्ष में जो जनता ने चुन रखे हैं वो वोट डालेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये आर्टिकल 55 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आप इसको लिख सकते हो कि ये समझ लो कि आपका क्वेश्चन जो है चकराने वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए। महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 56(2). अब बहुत से ये सोच रहे होंगे यार महाभियोग तो आर्टिकल 61 में कहा गया है, तो ये मैं 56(2) क्यों कह रहा हूँ। तो देखो जी, इसमें मैं आपको बताऊं वो महाभियोग की प्रक्रिया है कि महाभियोग लगाओगे क्या तरीका रहेगा आपका। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो तो दी गई है आपकी किसमें, आर्टिकल 61 में, परंतु महाभियोग की जो बात करी गई है वो भैया आर्टिकल 56 के 2 में। अब 56 से आपको याद आ रहा होगा कि 56 में होता क्या है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। तो कार्यकाल अगर आर्टिकल 56 आए तो ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा। बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 56(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तो होगा, पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इस्तीफा देके अपना पद त्याग सकता है। और इस्तीफा किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। बात समझ में आ रही है। अब आर्टिकल 56 का 2, आर्टिकल 56 का 2 जो कि क्वेश्चन में है, इसमें यह कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है और उसे हटाने का केवल एक ही तरीका है, संविधान का अतिक्रमण। अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है राष्ट्रपति ने, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाया जाएगा 56(2) के तहत, परंतु प्रक्रिया उसकी जो दी गई है वो 61 में दी गई है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है? बिल्कुल अभी बताया मैंने, आर्टिकल 56 में जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता नहीं है? समझ रहे हो? देखो दो चीजें होती हैं, यहां आपको समझना पड़ेगा। एक होता है आर्टिकल 58 और एक होता है आर्टिकल 59। तो 58 और 59 में क्या अंतर है ये आपको समझना है। 58 जो है, आर्टिकल 58 जो है, ये तो क्या कहता है? ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का प्रत्याशी होगा, समझ रहे हो नहीं, कि राष्ट्रपति का फॉर्म भरना है, जिसे जो प्रत्याशी है, जो पर्चा दाखिल करना चाहता है, उसके लिए क्या अर्हताएं दी गई हैं। सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता उसमें हो, और प्रत्याशी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 56 के अंदर 4 बात इसमें कही गई हैं, 1 2 3 4 करके बात, सॉरी 58 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 58 के अंतर्गत ये 4 बात कही गई हैं। आर्टिकल 59 आ जाता है। 59 में क्या अंतर है? वहां तो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए, अब यहां राष्ट्रपति बन चुका होता है। अब यहां राष्ट्रपति पद की बात करी है कि जो आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा ना, उसे क्या नहीं करना ये बताया गया है, या उसे क्या करना ये बताया गया है। तो क्या है ये? वो ये कह रहे हैं कि जो पात्रता है कि जो प्रत्याशी है वो संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, अगर राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित होकर पद पे आ गया तो उसे अपनी संसद या विधानसभा का अगर वो सदस्य है तो वो सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। बात समझ में आई है? दूसरी बात वही दोबारा से रिपीट करिए इसमें भी, कि राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसा कि 58 में कहा गया। चलो ये तो बात कॉमन हो गई। उसके बाद तीसरी बात क्या कही गई? कि तीसरी बात ये कही गई है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर आसीन है तो किसी भी कंडीशन में उसके वेतन और भत्ते नहीं घटाए जा सकते। देखो यहां पे कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर है, समझना है। अगर राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल से उतर जाता है, मतलब उसे पेंशन दी जा रही है, वहां पे आप उसके भत्ते कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर वो अपने कार्यकाल पर है ना, तो वहां आप उसके वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते, चाहे देश में कितनी बड़ी परेशानी आ रही हो। सीधी सीधी बात है भाई। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा पद लाभ का पद कहलाता है? लाभ का पद कौन सा पद कहलाता है ये बताना है। राष्ट्रपति अगर पहले से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का दोबारा से चुनाव लड़ रहा है, क्या वो लाभ का पद है? नहीं है। राज्यपाल का पद, वो भी लाभ का पद नहीं है। और ना ही केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री, कोई सा भी लाभ का पद नहीं है। कोई सी भी सरकार के अंतर्गत अगर मंत्री हैं तो वो भी लाभ का पद नहीं है। तो लाभ का पद कौन सा है इसमें? तो वो है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसको हम क्या कहेंगे? लाभ का पद। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने के लिए 6 माह के भीतर जो है उसका चुनाव करवाना आवश्यक है? किस आर्टिकल के तहत ये बात कहा गया है? तो ये बात कही गई है भैया आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो रहा है किसी कारण के अंतर्गत तो 6 महीने के अंदर उसे भर लेना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और 6 महीने बचे हैं तो वो पद खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 साल बाद वो पद खाली रह सकता है। अगर 4.5 साल से कुछ दिन भी कम है तो वो खाली नहीं रहेगा, उसका चुनाव कराना पड़ेगा। और उस 6 महीने उसका जो है वो खाली भी रह सकता है, और बाकी जो उसका उस पर जो बैठेगा उसके कार्य कौन करेगा? वो करेगा उपराष्ट्रपति। बात समझ में आई? उपराष्ट्रपति को 2 आर्टिकल के तहत छूट दी गई, एक तो 62 के तहत और एक 65 में उसे विशेष छूट दी गई है कि वो जब चाहे कह रहा हूँ कि जब भी राष्ट्रपति अगर ना हो, उपस्थित ना हो, तो वो उसके उपस्थिति में कार्य करेगा। चलो बात बाद में करेंगे उपराष्ट्रपति की, अभी फिलहाल राष्ट्रपति की चल रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया क्वेश्चन है भाई? अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचित किया जा सकता है, जैसे कि ओबामा को आपने देखा होगा 2 बार। ठीक है, तो अमेरिका में केवल 2 बार चुना जा सकता है, जबकि रूस में इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है, रूस के का वैसे होता है 6 साल। तो रूस में क्या किया गया है? रूस में राष्ट्रपति लगातार 2 बार बन सकता है,
तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बीच में गैप देके दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, रूस का क्या सिस्टम है, अमेरिका में तो केवल एक आदमी 2 ही बार बनेगा, परंतु रूस में ये सिस्टम है कि 2 बार लगातार बनने के बाद एक योजना का गैप देना पड़ेगा, फिर दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। परंतु भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज तो है 35 साल, परंतु मैक्सिमम का कोई भी जिक्र नहीं है। अर्थात अगर आदमी के कब्र में भी पैर होना तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, माइंड नहीं मत करना, कोई बात है कि 80-90 जितने साल का हो लड़ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दिया गया? बिल्कुल सही बात है। देखो, बराबर के दर्जे से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल इक्वलिटी दे दी। ठीक है, चीज़ें अलग हैं थोड़ी सी, बस यहाँ पे हमने राजनीतिक तरीके से हमने यहाँ बताया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ब्रिटेन और जापान के जो राजा होते हैं, हालांकि वहाँ तो वंशानुगत शासन है, वहाँ शासन तो वंशानुगत है, परंतु उनकी पावर जो है ना वो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति की तरह है, या ये कह लो कि भारत के राष्ट्रपति की जो पावर है ना वो वहाँ के राजाओं की तरह है। बस अंतर केवल इतना है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है और वे वंशानुगत कार्य करते हैं, केवल मात्र इतना ही अंतर है और कोई अंतर इसमें नहीं है। आगे आ जाते हैं, आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है? तो भाई देखिए, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक है, सौंप सकता है, मैंने आपको बताया था जहां कार्यकाल है वहीं उसको हटाने की प्रक्रिया भी है। तो आर्टिकल 56 के तहत जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 साल का होगा, और 56(1) के तहत मैंने आपको पीछे बताया है कि अपनी मर्जी से वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, जबकि 56(2) के तहत उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, वो मैंने आपको बताया था। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में ये बताया गया कि केंद्र की जो कार्यपालिका, केंद्र के पास जो है कार्यपालिका शक्ति होगी, और उसका प्रधान जो होगा, प्रधान तो प्रधानमंत्री होगा, ध्यान रखना है, कार्यपालिका का प्रधान तो प्रधानमंत्री होगा, समझ रहे हो? ये नहीं समझना है कि क्या नाम है मंत्री परिषद का जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात बिल्कुल सच है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना भैया, या आप ये कह सकते हैं उसका प्रधान जो होता है, मेन मुखिया, वो प्रधानमंत्री होता है। कई बार पेपर में आ चुका है, बच्चे गलत लगा देते हैं, पर मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, ठीक है, या मुखिया कौन होता है? तो भैया होता तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी उसके लिए होती है, समझ रहे हो ना? जो काम कर रहे हो वो राष्ट्रपति को बता, उत्तरदायी का मतलब क्या है यार, कि तुम जो काम कर रहे हो उसको राष्ट्रपति को उत्तर देना है, वो चीज तुम्हें बतानी राष्ट्रपति को। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है? कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए क्या जरूरी है? जन्म से नागरिक होना चाहिए, केवल नागरिक होना चाहिए, आईओसी नागरिक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। अब जन्म से नागरिक तो आपको पता है कि भारत में जन्मा हो, ठीक है, या माता पिता उसके भारतीय हों। दूसरा केवल नागरिक, केवल नागरिक क्या है जी? कि अगर विदेशी आदमी है और उसने भारत की नागरिकता ले ली और भारत में वो रह रहा है, पूर्ण नागरिकता भारत की ले ली, तो वो राष्ट्रपति का जो उसके लिए एलिजिबल है। तीसरा पॉइंट आ जाता है आईओसी, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप। ये ऐसे लोगों को दी गई है, कुछ ही देश हैं इसमें शामिल, मैं बाद में जब आपको आगे पढ़ाऊंगा उसमें सभी देशों के नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें भारतीयों ने नागरिकता दे रखी है कि भाई आओ जाओ घूमना फिरना, इसके लिए भारतीय ने उन्हें नागरिकता अपनी तरफ से दे रखी है कि हम इन लोगों को, जो भारत है, इन लोगों को, इन देशों के लोगों को, हम कुछ ही देश हैं, 16-17 देश हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। ठीक है, तो जिनके लिए, तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है ना, उसके लिए कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि वो जन्म से नागरिक हो, तो केवल नागरिक भी चलेगा। अगर यहाँ भारत का केवल नागरिक है तो भी वो राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ सकता है। बात समझ में आई? चलिए आगे।
किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाए जा सकते? बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि 58 और 59 का जब मैंने कंपेयर कराया था कि देखो अगर वेतन भत्ते नहीं हटाए जा सकते तो उसके पद की बात हो रही है वो, तो आपको आर्टिकल 59 की बात कर रहा है, तो 2 आर्टिकल तो वैसे ही कट गए 58 वाले, 58 3 58 4 तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब बचा 59 का एक ऑप्शन है या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो 59 में भी ये कहा गया है, 59(1) में ये कहा गया है कि किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, दूसरा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तीसरा उसके वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान नहीं घटाए जा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59 का थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालते हैं? जी हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट नहीं डालते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो संसद के मनोनीत सदस्य है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, संसद के निर्वाचित सदस्य है, केंद्र शासित के प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसद के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालते हैं। और इसका कारण भी है भाई, अगर राष्ट्रपति उन्हें निर्वाचन कर रहा है और वो अगर दूसरी बार उठ रहा है तो वो तो राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डाल देंगे, तो इसलिए मनोनीत सदस्यों को जो है इसलिए बाहर किया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, कल आपको उपराष्ट्रपति के बारे में इसी तरह की मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।